Everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 29 of the lecture series of daily 10 questions. So our first question is food grains in India are canalized by. जो इंडिया में फूड ग्रेन्स हैं वो किसके द्वारा कैनलाइज्ड किए जाते हैं? ONGC के द्वारा, OIL के द्वारा, FCI के द्वारा या फिर MMTC के द्वारा? किसके द्वारा ये सब किए जाते हैं? तो फूड ग्रेन्स आर इन इंडिया आर कैनलाइज्ड बाय FCI, Food Corporation of India. So Food Corporation of India manage the India's buffer stock of food grain. Further, import and export of food grain are also canalized through the Food Corporation of India. So first का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एज पर प्रोविजनल डाटा रिलीज्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर क्वार्टर 1, Q1 का मतलब क्वार्टर 1 of 2012 and 13, GDP growth rate has been estimated at. GDP की ग्रोथ रेट हमने क्या एस्टिमेट लगाई थी CSO ने क्वार्टर 1 के लिए? तो हम ये 2013 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 5.5% एस्टिमेशन थी, लेकिन हमें करंट GDP पता होनी चाहिए. सो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 1920 में कितनी एस्टिमेट लगाई गई है? 5%. और फाइनेंशियल ईयर 19 में कितनी थी? 6.8%. और करंट हमारी क्या है? 5%. तो हमें करंट का पता होना चाहिए. ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन हुज इकोनॉमिक थ्योरीज माल्थस थ्योरीज आर इन द बेस. किसकी थ्योरी में माल्थस की थ्योरी जो है उसको बेस माना गया था? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी इज रिकार्डो, ऑप्शन सी इज केन्जियन एंड ऑप्शन डी इज रॉबिन्स. तो किसकी थ्योरी में माल्थस थ्योरी को बेस माना गया था? सो ऑप्शन सी है केन्जियन. केन्जियन से पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमारे R.T. माल्थस हैड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सिमिलर ओपिनियन दैट, उन्होंने भी सेम ओपिनियन दिया था जो केन्जियन ने दिया था, दैट डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड वाज द मेन कॉज ऑफ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट. बट माल्थस कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर फॉल इन इफेक्टिव डिमांड. उन्होंने कह तो दिया कि इफेक्टिव डिमांड में डेफिशिएंसी आएगी, वो डिक्रीज होगी, बट उसका रीजन वो नहीं दे पाए थे. सो इन हुज इकोनॉमिक्स थ्योरी माल्थस थ्योरी आर इन द बेस. ऑप्शन सी केन्जियन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. ये हम ऑलरेडी अपने कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में. हमने जो पहले क्लास की थी उसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. सो देख लो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो देयर आर 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं. हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस हमारा कौन सा है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शन में से बताइए आपका कौन सा करेक्ट है. देखिए तो प्रोफेसर जो स्कम्पीटर थे उन्होंने ट्रेड साइकिल में बताया था कि देयर आर 4 फेजेस. फर्स्ट देयर इज एक्सपेंशन, देन देयर इज रिसेशन, थर्ड देयर इज डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ, किसी भी नाम से दे सकते हैं, और फोर्थ देयर इज रिकवरी. अगर हम एक्सपेंशन से देखें तो एक्सपेंशन से कोई भी ऑप्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होता. स्टार्ट किससे होता है? रिकवरी से. तो सबसे पहले रिकवरी, रिकवरी के बाद एक्सपेंशन, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन. सो ऑप्शन सी डी क्या है हमारा? करेक्ट है. 4 फेसेस जो दिए थे स्कम्पीटर ने ट्रेड साइकिल में, ये भी पता होना चाहिए. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 11th प्लान. 11th प्लान के टाइम पे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमारी एग्रीकल्चर की क्या थी? तो 11th प्लान जो हमारा था 2007-8 से 12 तक चला था और ये क्वेश्चन है 2013 का. तो उस टाइम पे हमारी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई थी. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, बट हमें ये पता होना चाहिए टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है. सो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इकोनॉमी वाइड टोटल प्रोडक्शन बाय द वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट. जितनी टोटल प्रोडक्शन है उसको हमें किससे डिवाइड करना है? वेटेड एवरेज से. इनपुट, इनपुट हम क्या लेंगे? लेबर, हमारी कैपिटल. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट विच इज इन एक्सेस ऑफ ग्रोथ इन इनपुट सच एज लेबर एंड कैपिटल. इनपुट के कंपैरिजन में हमारा आउटपुट क्या निकलेगा? हमारा फैक्टर ही पूछा गया ना. टोटल फैक्टर्स जो हमने लगा रखे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो कितनी प्रोडक्टिविटी देते हैं. सो ऑप्शन ए हमारी इंक्रीज हुई थी 11th प्लान में. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इन डेवलप्ड कंट्रीज इज लेस देन. डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी होती है डिमांड की फॉर फूड वो क्या होती है? लेस देन 0, लेस देन 1,
लेस देन 2 या फिर लेस देन 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो देखते हैं हम इसे। सो हमारा जर्नली क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो फूड की वो लेस देन 1 होती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप देखो तो कंज्यूमर की इनकम जितनी इंक्रीज होती है उतना प्रोपोर्शन वो फूड पे खर्च नहीं करता, उतना कम खर्च करता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी 50% इनकम इंक्रीज हुई है तो वो 50% फूड पे खर्च करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। इवन उसका टोटल एक्सपेंडिचर चाहे इंक्रीज हो रहा हो पर फूड पे जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इन डेवलप्ड कंट्रीज इज लेस देन 1। ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना खेत अपना काम दैट इज ऑन फील्ड ऑन वर्क इज अ न्यू स्कीम अंडर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एंड इट वाज इनिशिएटेड इन द स्टेट। कौन सी स्टेट में इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन सी, राजस्थान से इसे इनिशिएट किया गया था। अपना खेत अपना काम, ये स्कीम जो किसके अंडर है? मनरेगा के अंडर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइस सीजर्स रेफर टू, प्राइस सीजर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, रिलेटिव प्राइस ऑफ फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, रिलेटिव प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, रिलेटेड प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो कौन सा क्वेश्चन हम करेक्ट है हमारा? देखते हैं प्राइस सीजर का मतलब क्या होता है। सो प्राइस सीजर रेफर टू द फिनोमिनन दैट द प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज हायर देन देयर वैल्यू while the price of agriculture product is lower than their value for long period in the exchange of industrial product for agriculture product। तो ये रिलेटिव प्राइस दिखाता है किसके बीच में? इंडस्ट्रियल गुड्स के बीच में और एग्रीकल्चर गुड्स के बीच में। सो ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट है बिल्कुल। प्राइस सीजर्स रेफर टू रिलेटिव प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है ये हमारा। एजर्शन हमें गिवन है कि येलो रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, और रीजन हमारा क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल सही है, येलो रेवोल्यूशन में हमारी प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इंक्रीज हुई थी और वाइट रेवोल्यूशन में हमारी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज हुआ था। बट एजर्शन और रीजन हमारे दोनों करेक्ट है क्या? लेकिन एजर्शन के लिए रीजन सही है, येलो रेवोल्यूशन एक अलग बात है, वाइट रेवोल्यूशन एक अलग बात है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इमीडिएट कॉज फॉर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम है जो कोलैप्स हो गया था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पे गोल्ड में करेंसी कन्वर्ट की गई थी। तो वो हमारा कोलैप्स क्यों हुआ? उसके बाद हमारा कौन सा सिस्टम आ गया था? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो इसके कोलैप्स होने का, डिक्लाइन होने का क्या कारण था? द एक्सपेक्टेशन दैट द यूएस वुड सून बी फोर्स टू डिवैल्यू द डॉलर। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस जो है वो अपने डॉलर्स को क्या कर लेगा? डीवैल्यू कर लेगा। ऑप्शन बी, मैसिव फ्लाइट ऑफ लिक्विड कैपिटल फ्रॉम द यूएस। ऑप्शन सी, द अटेम्प्ट बाय द 3 स्मॉल यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ देयर डॉलर होल्डिंग्स इनटू गोल्ड एट द फेड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कारण थे जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया था। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।